गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मेरी ईश्वर से अभिलाषा है कि आप लोग इसी पुष्प की भांति हंसते और मुस्कुराते रहें। आज हम लोग काव्य खंड की जो आप दूसरी कविता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक आरोह में दी हुई जो दूसरी कविता है पतंग, इस पतंग कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने गद्य खंड का जो पहला लेसन दूसरा लेसन है उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, और काव्य खंड का हम लोगों ने पहला लेसन जो है उसका अध्ययन कर लिया है। तो इसी संदर्भ में हम दूसरा लेसन पतंग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम पतंग कविता के जो कवि हैं आलोक धनवा के विषय में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। आलोक धनवा, इनका जो जन्म है सन 1948 ईस्वी मुंगेर, जो कि बिहार प्रांत में पड़ता है, में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, यह इनका काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। तो जो आपकी पतंग कविता है इन्हीं से ली गई है, दुनिया रोज बनती है। इनके जीवन का जो प्रमुख सम्मान है, इनको राहुल सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान से इसे सम्मानित किया गया, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, और इसके साथ ही साथ पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका कथन है, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि ने बताया कि व्यक्ति का जो अंत है, व्यक्ति का जो मोक्ष है, ये हमारा शरीर एक न एक दिन ईश्वर में जाके विलीन हो जाएगा। एक दिन हमारा ये शरीर जो है वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के उपरांत क्या होता है इस संदर्भ में हम लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हमें जो है जीवन की परम सत्ता, परम दशा जो है, इसके संदर्भ में कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहें या ना चाहें, हर व्यक्ति को एक न एक दिन अपनी लौकिक क्रियाकलाप से मुक्त होकर के, इस शारीरिक बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर में समाहित अवश्य होना है। तो मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या। समुद्र में जाने के बाद नदियों का अपना वजूद जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है नदियों की सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है जब समुद्र में मिल जाती है। तो उसी प्रकार मनुष्य की शरीर का भी जो स्वरूप होता है, सत्ता होता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। लोकप्रियता मतलब प्रसिद्धि। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद हैं। मतलब जो इनकी कविताएं हैं वो कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और जो काव्य प्रेमी हैं जिनको कविताओं में रुचि है वे लोग उसको मुँह ज़बानी मतलब स्मरण करके रखते हैं, और यथा योग्य जैसी परिस्थिति होती है, जिस संदर्भ में उस कविता की आवश्यकता होती है, उसको वो कवि लोग उस कविता का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो आलोचक भी हैं जो उनका विरोध करते हैं, आलोचक जो होते हैं, हिंदी साहित्य की एक विधा होती है जिसमें काव्य की या गद्य खंड की आलोचना की जाती है कि उसमें क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें जो है उसमें और अच्छी होनी चाहिए थी, किस चीज़ की इसमें कमी है। तो जो लोग आलोचक हैं उनका यहाँ तक मानना है कि
इनकी जो कविताएं हैं वो अभी भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उस रचना का अभी अच्छे से जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन नहीं हो पाया है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हो पाया है। किसका? कि पहली बात कि जो वो उनके द्वारा रचित कविताओं का, कि वे कविताएं कितने मनुष्यों को, कवियों को कितना प्रभावित की हैं और उनकी कविताओं से कितने लोग प्रभावित हुए, इसका अभी ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद यह शायद उसी की वजह से बनी हुई है। मतलब कि इतनी उनकी प्रसिद्धि है, उसके बावजूद आलोचकों का यह मानना है कि भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी छिपी हुई हैं, रहस्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, अभी इनका अच्छे से मूल्यांकन होना बाकी है। अभी पूर्णतः मूल्यांकन ना होने के बावजूद जो है इनकी हिंदी साहित्य में इनकी जो छवि है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो जब मूल्यांकन होगा तो निसंदेह इनकी ख्याति से जो है हर जनमानस परिचित होगा। अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव मतलब ढेर सारी कविताओं का इन्होंने संग्रह या रचना जो है नहीं की, कि अगर हम ढेर सारी कविताओं को थोक भाव में लिखेंगे तो वह जो उपलब्धि या फिर जो कुशलता काव्य रचना में आनी चाहिए, जो निपुणता आनी चाहिए, वो शायद हमें स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने बहुत ही कम कविताओं की रचना की, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कविता लिखी वो हृदय को जो है झकझोर देने वाली है। वो हमारी जो मनोवैज्ञानिक विषय होता है उसको हमें स्पष्ट करती है, हमारी भावनाओं को जो है वो स्पर्श करती है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। कब से उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया? इन्होंने लेखन कार्य सन 72 से प्रारंभ किया और काव्य संग्रह सन उनका 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्से में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडली का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्र संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अतिथि व्याख्याता जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी जो होती है, उस यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चरर, तो उनको गेस्ट लेक्चरर के रूप में इनवाइट किया जाता था और वह जाके क्लास लेते थे स्टूडेंट का। तो वही बताया कि राष्ट्रीय संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में इन्हें गेस्ट लेक्चरर के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोक धनवा की प्रसिद्धि जो है वो अपने व्यापक रूप में है। तो इन्हों के द्वारा जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वह है दुनिया रोज बनती है, ये काव्य संग्रह है। इसी काव्य संग्रह का जो तीसरा भाग है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई है पतंग, इस पतंग कविता का हम लोगों को अध्ययन करना है। इनके जीवन, आलोक धनवा के जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को हम आप लोगों को जो है ऑनलाइन स्कूल का जो पोर्टल है उस पर हम प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से पढ़ करके इनके विषय में आप कुछ और भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो आइए हम इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं इस कविता के संदर्भ में कि इस कविता में क्या बताया गया है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है।
पहले ही बताया कि दुनिया रोज़ बनती है से यह लिया गया है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। यह लाइन आपको प्रसंग के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि पतंग तो एक टाइटल दिया गया, एक शीर्षक दिया गया है, लेकिन जो कवि हैं उनका मानना है कि पतंग के बहाने, पतंग तो एक माध्यम है, केवल पतंग तो एक माध्यम है, इसके माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं को और उमंगों का चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। कवि ने प्रकृति का परिवर्तन, बाल मन की जो भी विशेषताएं होती हैं, जो बाल सुलभ क्रियाकलाप होते, उनको अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सहारा किसका लिया? बिंबों का सहारा लिया और प्रतीकों का सहारा लिया। तो कवि ने बिंब के रूप में कवि ने जो है श्रव्य बिंब का प्रयोग किया, कवि ने इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग किया, कवि ने इसमें स्पर्श बिंब का प्रयोग किया। तरह तरह के कवि ने बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों का उमंगों को रंग बिरंग सपना है। तो पतंग जो है वो क्या है? देखने के लिए तो आकाश में उड़ने वाले जो रंग बिरंगे पतंग हैं, ये आपको एक महज पतंग के रूप में देखेंगे, लेकिन कवि ने बताया कि यह केवल पतंग नहीं है। ये क्या है? बच्चों के मन के जो रंगीन सपने होते हैं, ये बच्चों के हृदय के रंगीन सपने हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाली जो पतंग होती है, वो पतंग जो है ऊंचाई और ऊंचाई तक जा कर के आसमान की जो हद है, आसमान की जो अंत है, आसमान का जो अंत है, उसे छूने के लिए प्रयासरत होती है। तो इस पतंग के माध्यम से जो बच्चा होता है, बच्चा का जो मन होता है, वो आकाश को छूना चाहता है, ना कि पतंग। तो बाल मन के हृदय की अनुभूतियों को कवि ने पतंग के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया ले जाती है। बिंब मतलब वही प्रतीक चिन्ह, वही बिंब माने जिसमें कवि ने दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, जब कविता हम आपको पढ़ाएंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे किन किन दृश्य बिंबों और श्रव्य बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु की चमकीला इशारा है, जहाँ शरद ऋतु जो है वो हमें आवाहन करता है कि प्रकृति जो है हमारे पतंग उड़ाने के लिए अनुरूप बन चुका है। अब आइए और आकाशमंडल में पतंग उड़ाने के लिए आप तैयार हो जाइए। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं, जहाँ आशाएं हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति है, ऐसी एक रंगीन तितलियों की दुनिया है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, दिशाओं में मृदंग बजते हैं अर्थात कि चारों तरफ उत्साह का माहौल है। बच्चों में एक तरह का अलग सा जोश है, उत्साह है, और यही उत्साह उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चों का जो गिर कर संभलते हैं, कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किनारे किनारे छतों के किनारों पे जाते हैं और कभी कभी तो गिरने के कगार पे रहते हैं। लेकिन एक तो सबसे पहली बात उनमें बच्चों के अंदर जो होती है वो एक अलग से नया जोश आता है पतंग उड़ाते समय। और दूसरी बात, जब खतरनाक किनारों पे पहुंचते हैं तो अगर यदा पहली बात तो गिरते नहीं हैं, अगर कभी गिर भी गए तो गिर करके जब वो संभलते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा जो आत्मविश्वास जो है वो आत्मविश्वास जगता है। और पतंग उड़ाते हुए बच्चे पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी खुद ही अपनी धुरी पर घूमते घूमते बच्चों के पास जो है आ जाती है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए हुए
फिर भादों के बाद शरद उजाला का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? लेखक ने बताया कि भादो यानी कि जब भाद्रपद का महीना होता है, आकाश मंडल में बादल छाए हुए होते हैं, तो जब भाद्रपद का अवसान होता है और शरद ऋतु का जब आगमन होता है, तो इस ऋतु का बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते, प्रतीक्षारत होते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हो, आकाश मंडल जो है उजला हो और हम पतंग उड़ा सकें। तो बच्चों का जो बाल मन है वो पतंग उड़ाने के लिए तैयार है। तो क्या आप भी उन बच्चों के साथ पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं? तो यह इस प्रकार जो है लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय था और यह कविता के विषय में थोड़ी जानकारी थी। आपको हम इस कविता का प्रतिपाद्य जो है नेक्स्ट क्लास में देंगे, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप होमवर्क के रूप में आप कवि का जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय कॉपी में लिख लेंगे और इसको आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।